हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एग्जाम के अंदर कॉपी लिखना चाहते हो लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा एग्जाम के अंदर कॉपी कैसे लिखे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, वो हमसे कम पढ़ लिख कर भी जो ज्यादा मार्क्स ले जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा वो क्या करते हैं? तो बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है आपके एग्जाम की कॉपी की प्रेजेंटेशन की। आप अपने एग्जाम की जो कॉपी लिख रहे हो उसकी प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हो, कौन से सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उस चीज को कैसे लिख रहे हो, कौन सी चीजों को हाईलाइट कर रहे हो, कौन सी चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। जी हाँ, डेफिनेटली मैटर करती है। और क्या बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है, क्या जो हमारी हैंड राइटिंग है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या हैंड राइटिंग का जो रोल है वो मैटर करता है आंसर शीट के ऊपर बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर हम जो वो डिस्कस करने वाले। तो इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी देता हूं। जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था, हमारी क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन उसमें से 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो कम पढ़ लिख कर भी जो है हमारे साथ ही एकदम बराबर स्कोर करते थे। लेकिन हमें समझ नहीं आता था कि वो कम पढ़ लिखने के बाद भी हमारे जितना स्कोर जो वो कैसे कर लेते हैं। कई बार तो हमसे ज्यादा भी कर लेते थे। तो उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वो तो करता था उनके बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी थी या फिर जो आपके आंसर शीट की कॉपी होती थी उसकी प्रेजेंटेशन। तो इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि आपको अपने एग्जाम की कॉपी जो वो कैसे लिखनी है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीजों को आपको गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जहां पे बहुत सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। पहले अगर जितने भी कैलकुलेशन सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास मैथ्स हो गया, अपने पास फिजिक्स हो गया, ये सारे कैलकुलेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो भी हैं इनका जो सेक्शन ए होता है उनको कभी भी आपको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैथ्स के एमसीक्यू बहुत टाइम लेंगे। कई बार मैथ्स के एमसीक्यू जो होते हैं बहुत इजी भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ भी आ सकते हैं। इसलिए हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स के एमसीक्यू अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं, फिजिक्स के एमसीक्यू अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं, यानी कि सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं और अपना 1 घंटा वहीं पे जो स्पेंड कर देते हैं और बाकी के बचे हुए 2 घंटे में आपको पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो लास्ट में जाके वो 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसमें आपका सेक्शन बी भी आता है, सी भी आता है, डी भी आता है, ई भी आता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो पेपर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जितने भी हमारे पास कैलकुलेशंस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, और भी अगर कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट्स है तो उनका जो सेक्शन ए है वो आप बिल्कुल जो है वो लास्ट में अटेम्प्ट करें, या फिर उसकी क्या कर दे, स्टार्टिंग में जगह छोड़ दे कि मैं जो लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, मैं जो अपना जो पेपर है वो सेक्शन बी से स्टार्ट करना है। हाँ, कोई साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसको आप सीक्वेंस वाइज जो अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हो सेक्शन ए से ही। लेकिन इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जितने भी पेपर कैलकुलेशंस वाले होते हैं उनको सेक्शन बी से ही जो है वो स्टार्ट करें, सेक्शन ए में अपना टाइम जो वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अब दूसरी चीज, हमें एक्चुअल में जो अपना आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर अपने आंसर शीट के अंदर, तो हमें उसे लिखना कैसे, उसको लिखने का वे क्या होता है। देखो बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन होता है, जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की नीड नहीं होती, हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर्स लिखेंगे। मान लो आपको लिखना है फंक्शंस ऑफ किडनी, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाता हूँ, फंक्शंस ऑफ किडनी। तो आप इस तरह से उसको क्या करें, फंक्शंस ऑफ किडनी लिखें, उसके बाद एरो लगाएं। एरो लगाने के बाद आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि इसको जो हाईलाइट आप बिल्कुल लास्ट में करें। लास्ट में क्यों करें उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। पहले आपको हाईलाइट नहीं करना है, उसके बाद आपने फंक्शंस ऑफ किडनी लिखना है, उसके बाद यहां से आपको 1 लाइन की स्पेस छोड़ देनी है। 1 लाइन की स्पेस छोड़ के यहां पे आपको अपने पॉइंट्स डालने हैं, 1 2 3 4। इस तरह से आपको अपना जो है सीक्वेंस जो है लिखना है पेपर के अंदर, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब ये मैंने आपको लास्ट में क्यों बोला कि लास्ट में हाईलाइट क्यों करना है, उसका भी रीजन बताता हूं। सबसे पहले इसके बीच में आपको कम से कम नहीं तो 1 लाइन का गैप तो छोड़ना है। उसके बाद आपको जो पॉइंट्स लिखने, चाहे आपने 1 पॉइंट लिखने, 2 लिखने, 3 लिखने, इस हिसाब से आपने क्या करना है, लिखना है। अब दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट लास्ट में करने को क्यों बोल रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने हाईलाइट करना, हर क्वेश्चन को हाईलाइट करो, उसके यहाँ पे मेन, लेकिन उसका हेडिंग जरूर बनाओ। हेडिंग बनाने से क्या होता है, टीचर आपको समझ लग जाता है कि टीचर जो है कि बच्चा जो इंटेलिजेंट है, क्या है, बच्चा इंटेलिजेंट है। क्योंकि हमने क्या कोशिश करनी होती है कि टीचर के जो भी हमारा एग्जामिनर होता है, जिसके हाथ में हमारा पेपर जाए, हमें उसको कम से कम टाइम में हमारे उसके हाथ में से हमारा जो पेपर होता है वो निकालना होता है। जैसे मान लो मेरा पेपर गया किसी एग्जामिनर के हाथ में, वो मेरा पेपर चेक कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसके हाथ में से मेरा पेपर फटाफट निकल जाए, क्योंकि जितनी जल्दी उसके हाथ से आपका पेपर निकलेगा उतने ज्यादा मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे। ये फैक्ट है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। और जितना ज्यादा टाइम वो आपके आंसर शीट के ऊपर लगाएगा उतने ही मार्क्स आपके जो कटेंगे। वो तब कटते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गंद डाला होता है, क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सजाने लग जाते हैं। कोई यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा है, फिर रेड से हाईलाइट कर रहा है, फिर उसके बाद पेंसिल से हाईलाइट कर रहा है। तो इससे आपको यहाँ पे रंग बिरंगी रंगोली नहीं बनानी है, इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है।
जितने क्वेश्चंस के आप हेडिंग बना सकते हो हेडिंग जरूर बनाना, ठीक है। और लास्ट में अंडरलाइन हाईलाइट क्यों करना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि लास्ट के आपको अपना, हमारे पास जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 घंटे में से आपको 2 आवर 45 मिनट्स में अपना जो पेपर है वो क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ताकि 15 मिनट हमें जो है वो रिवीजन के मिल सके। 15 मिनट हमें रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये 15 मिनट के अंदर मैं अपना पूरा पेपर रिवाइज करूंगा, जब मैं 15 मिनट के अंदर अपना पूरा पेपर जो है वो रिवाइज करूंगा, तो रिवाइज करते करते मैं इन पॉइंट्स को पढ़ूंगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। तो जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ते चले जाओगे तो आपको कुछ गलतियां भी मिलेंगी, तो आप उन गलतियों को ठीक कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप इस क्वेश्चन को जैसे फंक्शंस ऑफ किडनी पढ़ने लगे तो आप उसको साथ साथ अंडरलाइन भी कर दो, इससे आपका क्वेश्चन हाईलाइट भी हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप क्वेश्चन को जो है वो रिवाइज भी कर लोगे। क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो साथ साथ ही अंडरलाइन करते रहते हैं, तो साथ साथ अंडरलाइन करने से अच्छा कि आप लास्ट पे करो, ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। क्योंकि साथ साथ अंडरलाइन करने से आपका पेपर लास्ट में छूट भी सकता है अगर आपकी स्पीड स्लो है तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज के बारे में गलती करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसको अंडरलाइन करेंगे, हेडिंग डालने लग जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालने के बाद आपको फटाफट अपना आंसर लिखना है। सजावट सजुवट आपको बिल्कुल भी लास्ट में करनी है, क्योंकि साथ साथ सजावट करोगे तो बहुत सारे बच्चों का जो टाइम क्या हो जाता है, शॉर्ट रह जाता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, आपने उसका आंसर लिख दिया। अब जो भी बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेगा तो उसके बीच में पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में आपने कम से कम 2 लाइंस का जो है गैप छोड़ना ही छोड़ना है। ये आपका एक्चुअल पैटर्न होता है क्या करने का, लिखने का। 2 लाइंस का गैप छोड़ना ही छोड़ना है। किसके बीच में, फर्स्ट आंसर के बीच में और सेकंड आंसर के बीच में, आंसर नंबर 2 के बीच में आपका 2 लाइंस का कम से कम गैप होना ही चाहिए। 2 लाइंस, 2 से कम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मिनिमम 2 लाइंस का गैप आपको छोड़ना ही छोड़ना है। और अब नेक्स्ट थिंग, मान लो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर अपने स्कूल के एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। मान लो कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा हमें दिख जाता है कि जो हमें नहीं आता है। मान लो ये क्वेश्चन हमारे नंबर 4 है, ये मुझे नहीं आता, मैं इसका आंसर अब कैसे बनाऊं। अपने मन से क्या मैं आंसर बना सकता हूं? डेफिनेटली आप अपने मन से आंसर जो है वो बना सकते हो, लेकिन बनाने की भी क्या होती है, एक ट्रिक होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, मान लो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अपने दिमाग में कुछ क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में पढ़ने के बाद देखो, जब इसमें हमारे पास मेन वर्ड है क्या, एनारोबिक, ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर मेन वर्ड है। एक यहाँ पे मेन वर्ड है फर्मेंटेशन। तो अब आपको क्या करना है, एनारोबिक प्रोसेस के फर्मेंटेशन के बारे में मतलब आपको लिखना है। तो सोचो ये एनारोबिक मैंने किस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, फर्मेंटेशन कहां पे पढ़ा था, तो उस चीज के बारे में आपको क्या करना है, धीरे धीरे सोचना स्टार्ट कर देना है। तो जैसे आप सोचना स्टार्ट करोगे तो जितनी भी लाइंस आपके मन में आ रही हैं उसके प्रोसेस के बारे में, उस चैप्टर के बारे में, वो सब टू सब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, मेंशन कर देना। और मेंशन कैसे करना है, पैराग्राफ में, पॉइंट्स में इसको मेंशन बिल्कुल भी ना करें, पॉइंट्स ना बनाए, ठीक है। पॉइंट्स नहीं बनाने, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको पैराग्राफ बनाए, क्योंकि पैराग्राफ में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि जो टीचर्स है वो आपकी 1-2 लाइंस ही रीड करते हैं। तो जो आपको मेन हेडिंग एक लाइन 2 लाइंस जो याद भी है इस प्रोसेस के बारे में, उसको स्टार्टिंग में लिख दो, ठीक है। एक लाइन अपनी एंडिंग में लिख दो। अगर 3 लाइन याद है, एक स्टार्टिंग में कर दो, एक मिड में कर दो, एक एंडिंग में कर दो। इस तरह से इसको क्वेश्चन को क्या करो, बना लो। लेकिन अगर आपको एक आधी लाइन ही आती है, उसको स्टार्टिंग में लिख के उसको बाद अपने पास जितनी भी नॉलेज है इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी अगर आपको याद आता है तो उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दो। क्योंकि पैराग्राफ जो टीचर नहीं पढ़ता वो बिना पढ़ी आपको 3 में से 2-2.5 नंबर जो है वो आपको क्या कर देगा, दे देगा। ये तरीका होता है एक्चुअल में क्या करने का, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता। नेक्स्ट, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या सर हमें आंसर लिखने के बाद मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए। जी हाँ, डेफिनेटली आपको अंडरलाइन करना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपना आंसर को क्या कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, आंसर नंबर 1, तो मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, अपना आंसर पूरा लिख लिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेन वर्ड है तो उसको जरूर ऐसे अंडरलाइन करो। यहाँ पे इसका मेन वर्ड है तो जरूर उस चीज को क्या करो, अंडरलाइन करो। लेकिन अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये काम आप बिल्कुल लास्ट में भी कर सकते हो, साथ साथ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस जो आपने की होती है सैंपल पेपर्स की, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि जो मेरा पेपर है 3 घंटे में, ये सब करने के बाद मेरे 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सजावट में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, लास्ट में किसी की केस स्टडी छूट रही होती है, किसी के एमसीक्यू बच रहे होते हैं, किसी का सेक्शन बी रहता होता है, किसी का सेक्शन ई का 2 क्वेश्चन रहते होते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितनी भी आपको सजावट करनी है उसके लिए आपको लास्ट के 15 मिनट रखने होते हैं, उसमें आपकी रिवीजन करते जाओ, साथ साथ उस चीज को अंडरलाइन भी करते जाओ। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। क्योंकि रिवीजन करते करते आप विश्वास नहीं करोगे, रिवीजन करते करते ही आपके 3 से 4 नंबर जो वो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि मैं खुद अपना इस चीज का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जब भी मैं अपने पेपर की रिवीजन करता था, हिंदी का पेपर होता था तो छोटी ई को बड़ी ई डाली होती थी, कहीं पे ही को शी लिखा होता था इंग्लिश में। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो इन सब गलतियों को अगर हम सही करें तो हमारे 3 से 4 नंबर जो हमारी रिवीजन ही हमें बचा देती है, जो लास्ट के 15
15 मिनट हमें दे के जाती है, इसलिए रिवीजन अपने पेपर की जरूर करके आनी है लास्ट के 15 मिनट के अंदर। एंड वन लास्ट थिंग, जितने भी क्वेश्चंस के डायग्राम्स हैं, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उस चीज का आपको क्या करना है, खासकर पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है, किसके साथ, पेंसिल के साथ ही डायग्राम बनाना है, पेन के साथ बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओनली पेंसिल आपको यूज करनी है, पेन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। पेंसिल के साथ लेबलिंग करने के बाद पहले डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद उसका नीचे आंसर लिखो। पहले डायग्राम फिर नीचे उसके आंसर, और डायग्राम का नाम भी लिखो। जैसे यहाँ पे डायग्राम किसका है, न्यूरॉन का है, नेफ्रॉन का है, कोई भी है। डायग्राम बनाने के बाद उसके नीचे पहले उसका नाम लिखो, फिर उसकी लेबलिंग भी करनी है आपको। लेबलिंग करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना आंसर जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। और दूसरी चीज, जो बच्चे मैथ्स कर रहे हैं या फिजिक्स कर रहे हैं, तो उन चीज के क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है उनमें गिवन जरूर लिखो। गिवन जरूर लिखो। गिवन के मार्क्स मिलते हैं, चाहे आधा मिले चाहे एक मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। गिवन लिखो। गिवन से पहले अपना डायग्राम है तो डायग्राम बना दो, फिर उसके बाद गिवन लिखो। टू प्रूफ लिखो, ठीक है, प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो। ये सब चीजें जो कि स्टेप मार्किंग मिलती है। और लास्ट में अगर आपका मैथ्स में कोई आंसर आ जाता है, मान लो आपकी एक्स की वैल्यू आई 54 सेंटीमीटर, तो इस चीज को ऐसे बॉक्स से हाईलाइट जरूर करो। हाईलाइट करने से क्या होगा, आपका टीचर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, वो जस्ट आपका क्या करेगा, आंसर ही देखेगा और आपको फुल मार्क्स दे देगा। क्योंकि हमें टीचर के हाथ से फटाफट पेपर निकलवाना होता है, क्योंकि जितना टाइम टीचर आपके पेपर के ऊपर लगाएगा उतनी ज्यादा उसको खींचे चढ़ेगी तो वो आपके नंबर काटेगा। और हैंड राइटिंग के ऊपर इस चीज का खास करके ध्यान रखना, जिन बच्चों की हैंड राइटिंग गंदी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर थोड़ा सा पढ़ा जाए, बाकी कोई चीज मैटर नहीं करती। बस आपका पेपर जो है वो अच्छे से टीचर जो पढ़ सके, पढ़ने के बाद फटाफट चेक करे और उसको निकाल दे। ज्यादा टाइम हमने अपना पेपर जो टीचर के हाथ में नहीं रहने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट थिंग कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। हाँ, सिर्फ एक सेक्शन को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स के अंदर आप सेक्शन ए को कर दो, क्योंकि हमारे पास जैसे मान लो सेक्शन यहाँ पे क्या आया है, ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन है। तो आप क्या करो, कोई भी एक सेक्शन को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन सारे सेक्शन को अलग अलग नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, पहले सेक्शन ए कर लिया, फिर डी कर लिया, फिर ई कर लिया, फिर बी कर लिया, फिर सी, सारा सीक्वेंस ही बिगाड़ दिया। ऐसे करोगे तो टीचर को खींच चढ़ेगी। ऐसी गलती पेपर में कभी नहीं करना। मान लो आप कोई सेक्शन, मान लो आपको कोई सेक्शन, मान लो आपको ई सेक्शन नहीं आता, यहाँ पे आप ई को छोड़ दो, पहले आप ए कर लो, बी कर लो, फिर डी कर लो, फिर ई कर लो। एक सेक्शन आप चेंज कर सकते हो, सारे सेक्शन को इंटरचेंज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये थी कुछ मेन पॉइंट जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जो ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चे ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। जल्दी आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो देखने को मिलेगी। आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है, कौन सा पेन वगैरह यूज करना है, सब चीजों, कौन कौन से बोर्ड एग्जाम के अंदर चीजों का ध्यान रखना, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको भाई के चैनल पर मिलती है। इसी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।